हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसका वीडियो मैंने शूट किया है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके हो सकता है मैं 2 या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँ क्योंकि ये लंबा होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, आपको सभी को मालूम है ये जो मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे जब तक पूरी फैक्ट्स नहीं समझा दिए जाते हैं मेरे द्वारा तब तक मुझे लगता है कि मैंने कुछ पूरा इनकम्प्लीट सा वर्क लगता है। इसलिए मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं पूरे फैक्ट्स आपको बताऊं। तो थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा होता है लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके छूट जाए आपसे। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है बायो में। इसका मीनिंग क्या होता है फोटोसिंथेसिस का कि जो जैसे कि डेफिनेशन हमने जो हमारी लास्ट क्लासेस रही हैं उनमें हमने पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें ग्रीन प्लांट मेक द फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं और ये फूड जो होते हैं वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसी फूड पे ये पूरी जो वर्ल्ड है या पूरी अर्थ है वो इन्हीं फूड पे डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस के में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ये सब ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ा और वहाँ पे हमने क्लास 10th में ये भी देखा कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कुछ दिए हुए थे। एक तो वही एक्सपेरिमेंट था कि एक लीफ लेंगे जिस को हम आधी लीफ तो ओपन पोर्शन में खोल दें, ओपन पार्ट कर रखेंगे उसको और आधी में हम ब्लैक पेपर से उसको कवर कर देंगे और इसको सनलाइट में रख देंगे और इसके बाद हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट मतलब कि जो ग्रीन वाला पार्ट होगा जो डायरेक्ट सनलाइट में रहा होगा वहाँ तो स्टार्च टेस्ट होगा और इसके बाद में जो काला ब्लैक पेपर से हमने जिस पोर्शन को लीफ के ढका था वहाँ पर कोई भी फूड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट है जो क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो था कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम KOH को रखेंगे और एक जो लीफ लेंगे उसको आधा हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे जिसमें KOH रखा हुआ है और आधा हम टेस्ट ट्यूब के बाहर रखेंगे। KOH क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि वहाँ पर KOH जो है वो अगर CO2 बन रही है तो CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाला टेस्ट भी हमने देखा था। उसके बाद हम स्टार्च टेस्ट वही से ही करेंगे। तो वहाँ पर जो पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर था तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई नहीं तो वो तो कोई मतलब ही नहीं। इसका इट मीन्स कि वहाँ पे CO2 जो हुई ही नहीं। CO2 जो होती अगर वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होता। अब वहाँ CO2 बनी ही नहीं, बनी भी थी तो वो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया और जो बाहर पोर्शन था टेस्ट ट्यूब के बाहर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है और वो पार्ट ग्रीन है। ओके, तो ये तो थे हमारे क्लास 10th के एक्सपेरिमेंट। अब हमारे जो क्लास 11 में कुछ एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में हम देखते हैं। ये चिल्ड्रन तो ये है मैंने एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने करे हैं आपके क्लास 11th में जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं। पहले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो प्रीस्टले साहब ने किया है ये 1770 में किया था, 1770 में। तो इन्होंने क्या किया था प्रीस्टले ने कि इन्होंने एक क्या किया था, बर्निंग कैंडल ली थी और एक माइस लिया था और उसको बेल जार से ऊपर कवर कर दिया था, रख दिया माइस को और कैंडल को अंदर। तो जब उन्होंने बेल जार को कवर किया उसके बाद देखा कि जब कवर करने के कुछ टाइम के बाद वो कैंडल जो थी बर्निंग कैंडल वो बुझ गई और जो माइस था वो मर गया। अब उन्होंने उसके बाद जब ये देखा कि यहाँ पर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्लांट मिंट प्लांट जो कि शेड में भी रह सकता है। अब उन्होंने सेकेंड टाइम मिंट प्लांट को लिया और वो मिंट प्लांट को उन्होंने उस बेल जार के अंदर रखा। अब क्या क्या चीज़ें थी उनके पास? अब उनके पास बेल जार था और बेल जार तो कवर करने के लिए था ही। अब उनके पास क्या था? मिंट प्लांट था जो कि शेड में रह सकता है और माइस था और एक बर्निंग कैंडल थी। अब उन्होंने बेल जार से फिर इन तीनों चीज़ों को ढका। उसको ढकने के बाद उन्होंने देखा कि अब जो था वो ना तो बर्निंग कैंडल जो थी वो भी ब्लो ऑफ नहीं हुई, ना तो वो बुझी
और ना ही माइस मरा। इट मीन्स कि जो मिंट प्लांट था वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा था और ग्रीन प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन। ये उन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि ग्रीन प्लांट जो करते हैं वो उसको एयर क्वालिटी को रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर करने का काम करते हैं। ओके, तो ये तो था इनका प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट। अब दूसरी जो साइंटिस्ट आए वो आए इंगेज हाउस। ये आए हमारे 70 से 99 तक, 70-99 तक। ओके, इंगेज हाउस ने क्या कहा कि प्रीस्ले के एक्सपेरिमेंट को दिनों रात में इन्होंने रिपीट किया। एक बार दिन में किया उसी एक्सपेरिमेंट को, वही मिंट प्लांट रखा, वही माइस रखा, वही बर्निंग कैंडल रखी। एक बार तो उसको दिन में किया उस प्रोसेस को, और एक बार रात में किया। दिन में जब उन्होंने वो प्रोसेस किया, इट मीन्स कि वहां पर वो सब चीजें अच्छे से चली। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डे लाइट जो फोटोसिंथेसिस थी मिंट प्लांट में हुई और उसने ऑक्सीजन रिलीज की इस वजह से, और उस ऑक्सीजन को किसने कंज्यूम किया? माइस ने किया और बर्निंग कैंडल ने किया। इस तरीके से इसी एक्सपेरिमेंट को ठीक इंगेज हाउस ने क्या किया कि रात के समय रखा। रात के समय फोटोसिंथेसिस वहां नहीं हो रही है क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो वहां पर वही सब चीजें उसी तरीके से हुई जैसे कि प्रीस्ले साहब के साथ हुई थी। तो उन्होंने ये इसको प्रूव किया कि सनलाइट जो है वो एसेंशियल होती है फॉर द प्लांट टू रिस्टोर द एयर क्वालिटी। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, जो कि हाँ, इंगेज हाउस ने एक एक्सपेरिमेंट और करा था। उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया जो हाइड्रिला, और जो एक्वेटिक प्लांट था उस पर सनलाइट को उन्होंने क्या किया, डाला। अब जब सनलाइट वहां पे पड़ी तो वो प्लांट जो था सनलाइट की प्रेजेंस में एयर बबल निकाल रहा था। एयर बबल निकाल रहा था तो इट मीन्स कि ये ब्राइट सनलाइट डाली थी उन्होंने और एयर बबल बने। इस प्लांट को जब डार्क में रखा तो वहां पे एयर बबल नहीं आए, एयर बबल मीन्स और सॉरी बबल नहीं आए। तो उन्होंने प्रूव किया कि जो बबल उठ रहे हैं इस समय पे हाइड्रिला के ऊपर ब्राइट सनलाइट डालने के कारण, तो वो जो बबल है वो और कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली द ऑक्सीजन। ये क्या है? केवल ऑक्सीजन है। और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का वो भी ऑक्सीजन को केवल रिलीज करता है। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे वाले साइंटिस्ट पे। ये है हमारे बॉन्साई। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जब प्लांट ग्रो करता है तब ग्लूकोज और स्टार्च का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज होता है प्लांट में एक ग्रीन पार्ट में या ग्रीन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ओके, तो ये इन्होंने कहा, और ये स्टार्च ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में उपस्थित होता है। ये किसने कहा? ये कहा इन्होंने बॉन्साई ने। ओके, अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किया? ये आए T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बैक्टीरिया थे, कुछ बैक्टीरिया थे जिसको कैडोफोरा कहते हैं। कैडोफोरा एल्गी, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, एल्गी को उस टेस्ट ट्यूब में लिया और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक प्रिज्म लेकर उसका जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम आप जानते हैं वेवक्यूर जो बनता है जब प्रिज्म पे हम लाइट डालते हैं तो वो 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि इस एल्गी पर, कौन सी एल्गी थी? कैडोफोरा। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एल्गी थी कैडोफोरा। अब इन्होंने एक इसमें क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली इस तरीके से, ये टेस्ट ट्यूब ली और इसमें जो एल्गी थी कैडोफोरा को इन्होंने लिया। ओके, और इस पे एक प्रिज्म को रख लिया इस तरीके से और प्रिज्म पे लाइट डाली और ये जो लाइट थी वो कितनी में टूट जाती है? ये वेवक्यूर 7 कलर में टूट जाती है। ओके, अब इन्होंने देखा कि ये जब लाइट टूटी, सबसे ऊपर कौन सी होती है? ब्लू एंड नीचे रेड। वायलेट भी होती है, वायलेट से वेवक्यूर बनता है। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो एल्गी है कैडोफोरा, जो कि एक बैक्टीरियल सस्पेंशन में डूबा था,
इन बैक्टीरिया को इन्होंने ये इसलिए लिया क्योंकि जिससे ये मालूम पड़ पाए कि ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रही है या तो वो ऑक्सीजन कौन से स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा हो रही है। ओके, इसलिए इन्होंने इस एल्गी को लिया, कैडोफोरा को। अब जब इन्होंने देखा कि वहां पे उन्होंने ब्राइट लाइट जब डाली प्रिज्म पर, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया उस लाइट की तरफ गए जहां पर ब्लू और रेड कलर का स्पेक्ट्रम ज्यादा था या था, तो वहां जाके ये एल्गी इस तरीके से इकट्ठी हो गई, जो कि आपकी बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में दिया है। ओके, तो इट मीन्स उन्होंने क्या सोचा या क्या उन्होंने किया कि मतलब कि O2 रिलीज हो रही है या फोटोसिंथेसिस इस लाइट में सबसे ज्यादा होता है, या फोटोसिंथेसिस होता ही ब्लू और रेड लाइट में होता है। ओके, ये उन्होंने क्या किया, इससे प्रूव किया इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से। ओके, और इस तरह को उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बोला। ये स्पेक्ट्रम उन्होंने इस्तेमाल किया था लाइट का, ये है लाइट। ओके, तो इस तरीके से इसको इन्होंने बोला एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोला, एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, ये इन्होंने बोला किसने, एंगलमैन ने। अब हम चलते हैं जो हमारे कॉर्नेलियस वैन नील हैं, इनका एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ही सारी फोटोसिंथेसिस की जितनी भी अभी तक जो भी फैक्टर्स नहीं पकड़े जा रहे थे वो इन्होंने पकड़ लिए। ओके, तो ये मैं अभी इसको बताती हूँ। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस, कॉर्नेलियस वैन नील, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है। एक तो होते हैं ये पहले लिखूं, लाइट रिएक्शन, और एक होते हैं डार्क रिएक्शंस। ओके, एक तो लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, जब ये दोनों मिल जाते हैं या दोनों कंप्लीट होते हैं तब वो फोटोसिंथेसिस हो पाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म O2 रिलीज नहीं करते ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए लाइट रिएक्शन, इसमें क्या होता है लाइट रिएक्शन में कि H2O का स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O। H2O का लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग जब ये होता है तो ये H2 को डोनेट करेगा, तो ये क्या कर देता है कि H+ तो डोनेट करेगा और हाफ O2 को रिलीज भी करता है। ये जब ये टूटता है तो ये इस तरीके से टूटता है। ओके, और ये होता कब है, जबकि लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं। ओके, इसी तरीके से डार्क रिएक्शन है, ये CO2 रिड्यूस्ड होकर ग्लूकोज बनाती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि CO2 जो होती है रिड्यूस्ड टू फॉर्म, क्या बनाएगी, ये रिड्यूस होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। और ये होता कब है, इसके अनुसार या इनके अकॉर्डिंग, कॉर्नेलियस वैन नील के अकॉर्डिंग H2O जो होता है ये ही हाइड्रोजन का डोनर होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये ही इसका क्या होता है, डोनर होता है, किसका, हाइड्रोजन का। अब इसके बाद हाइड्रोजन, जैसे ये H2O है, H2O, तो इसमें क्या होगा, H2 जब स्प्लिट होगा तो बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट मिलेगा हमें ऑक्सीजन, है ना। बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, O2, जो कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम H2O को लेते हैं, हम H2S लें तो क्या होगा, H2S हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाई प्रोडक्ट पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बाई प्रोडक्ट हमारे पास, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगी, ये बाई प्रोडक्ट हमारा सल्फर होगा। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ये सल्फर होगा। और ये इन्होंने किया किस पे, ये इन्होंने किया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। किस पे किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। और ये किया इन्होंने ग्रीन
बैक्टीरिया पे कहिए या ग्रीन प्लांट्स पे किया। ओके, तो वैन नील ने क्या बताया कि H2O का जो काम है, इस H2O का क्या काम है, हाइड्रोजन को डोनेट करना, देना है, और ये काम H2S भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, जो कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, क्या होते हैं, पाए जाता है या होता है। ओके, इन्होंने फिर इक्वेशन दी, इनके अनुसार, वैन नील के अनुसार इन्होंने अपनी जो इक्वेशन दी थी वो थी 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, इन्होंने बताया C6H12O6, ये तो हमारा क्या बना, ग्लूकोज बन गया। इसके बाद 6O2 और 6O2 और कुछ हमारे पास वाटर भी क्या होगा, रिलीज होता है, या कुछ हमें वाटर भी मिलेगा। ओके, मॉइस्चर के रूप में कहिए या जो भी है वो रिलीज होगा, या इसको हम इस 6CO2 प्लस 6H2 और C6H12O6। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो नंबर है वो है 12 हो रहे हैं ना ऑक्सीजन, ये 6O है, तो ये हो रहे हैं हमारे पास, ये तो 6 ही रहे, और ये कितने हो गए हमारे पास, ये हमारे पास हो रहे हैं 12। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर अगर 6 हैं तो यहाँ भी तो 6 ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये इक्वेशन शायद क्या है, गलत है, वो या ओल्ड इक्वेशन है, इसलिए ये इक्वेशन गलत है। तो वैन नील ने फिर क्या कहा कि इस इक्वेशन को, मैं इसको रब कर देती हूँ, इसके बाद वैन नील ने बताया कि जब ये इक्वेशन गलत है, क्यों, क्योंकि वहां बैलेंस नहीं हो रहा है ऑक्सीजन के, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि फिर से उन्होंने एक नई इक्वेशन दी जो कि रेडियो आइसोटोप टेक्निक प्रूफ के द्वारा दी। तो इस इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, सही किया, और ये फिर इन्होंने दी 6CO2 प्लस 12H2। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर 6 लिए थे, यहाँ पे उन्होंने 12H2O किया। इसके बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, C6H12O6 प्लस 6O2 और इसके बाद 6O2 और 6H2। ये इक्वेशन हमारी अब बैलेंस है, और यही इक्वेशन इन्होंने वैन नील ने दी, और उन्होंने इसको रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा प्रूफ करा। और इस इक्वेशन को, कि ये इक्वेशन सही है, उन्होंने इसको रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा इसको क्या किया, प्रूफ किया कि यही इक्वेशन हमारी सही है। ओके चिल्ड्रन, तो इतना समझ आया एक्सपेरिमेंट के बारे में।